अच्छा चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस क्लास में सेल वॉल ख़त्म किया था और मैंने आपसे बोला था कि आपको एक और वीडियो मिल जाएगी रिकॉर्डेड वाली, जो किसकी थी, इससे आगे सेल मेम्ब्रेन की। तो वो आपके ग्रुप पे जा चुकी है, उसको आप लोगों को देखना है, नोट्स भी चले गए हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हमें क्या पढ़ने हैं, सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी लिस्ट हम पहले ही लिख चुके हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस। तो हेडिंग डालो बच्चों, साइटोप्लाज्म। हेडिंग डालो बच्चों, साइटोप्लाज्म। देखो अब ये कैसा मटेरियल होता है बच्चों, इट इज अ जेली लाइक मटेरियल। कुछ फीचर्स है मैं इसके जो यहाँ लिखवा रही हूँ। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है क्रिस्टैलो कोलॉइड नेचर। क्या मतलब होता है इसका, देखो हमें पता है कि साइटोप्लाज्म में सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, शुगर्स भी होंगी, प्रोटीन्स भी होंगे, लिपिड्स भी होंगे। तो जो शुगर वाला पार्ट है वो क्या बना रहा है, क्रिस्टल्स, और जो कोलॉइड है वो कौन बना रहे हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो इसका नेचर कैसा है, क्रिस्टैलो कोलॉइड नेचर। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों एक सेल की, तो साइटोप्लाज्म कौन सा पार्ट होता है, इनर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर टू द न्यूक्लियस। तो इट लाइज इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो मैं लिख देती हूँ, it lies in between plasma membrane and nucleus। ठीक है, लिखो, इसको लिखते जाओ साथ साथ। देखो अब ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है इसको मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया बच्चों। एक तो जो बाहर की तरफ है उसको मैं क्या बोल रही हूँ, एक्टोप्लाज्म, और जो ये अंदर की तरफ पिंक कलर से बनाया है इसको मैं क्या बोलूंगी, एंडोप्लाज्म। ठीक है, और ये एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म किस बेसिस पे है, एक है सॉल और एक है जेल। ठीक है, समझते हो, कोलॉइड कोलॉइड नेचर है ना इसका, तो कोलॉइड में सॉल जेल ये सब आप पढ़ते हैं ना। तो जो एक्टोप्लाज्म है एंडोप्लाज्म है, इनमें से एक सॉल है और एक जेल है। अब कौन सा सॉल है कौन सा जेल है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई भी डाउट हो तो बच्चों पूछ लेना। ये वाला जेल होता है और ये वाला सॉल होता है। समझ में आया, लिख लिया। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पड़े होंगे बच्चों, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कैसे कैसे, जैसे आपका सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन आ जाएगा, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बताओ लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, और भी होते हैं दो तीन, वो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी तुम लोगों को। डबल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताए थे दो होते हैं स्पेशल, कौन कौन से, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड के अंदर सेंट्रियोल्स हैं और आपका राइबोसोम है। अब हमें इन सभी को पढ़ना है क्योंकि अब हम साइटोप्लाज्म पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में कंटिन्यू कर रहे हैं ना हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उससे भी पहले एक चीज़ मेरे को यहाँ याद आई बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हेडिंग से पहले एक टर्म हमने डिस्कस करी थी, साइक्लोसिस, याद है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें साइक्लोसिस एब्सेंट होती है। अब हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। अब वो ऑर्गेनल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं। अब अगर एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल पे कुछ चीज़ पहुंचानी है तो कैसे पहुंचेगी, साइटोप्लाज्म जो है वो मूवमेंट शो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस क्या है, इट इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट थी। ठीक है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डन। अब साइक्लोसिस या मूवमेंट भी बच्चों दो तरीके की होती है, एक होती है रोटेशनल और दूसरी होती है सर्कुलर। देखो साइक्लोसिस भी दो तरीके की है, एक है आपकी
रोटेशनल आ जाएगा ये कि उस पे ना, हाँ। और दूसरी है आपकी सर्कुलर। रोटेशन का मतलब समझते हो? रोटेशन का मतलब पूरा घूम रहा है। तो जब आपका साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हो रही है अराउंड अ लार्ज वैक्यूल, तो पूरा पूरा रोटेशन लेना पड़ रहा है ना, पूरा चक्कर लगाना पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। और सर्कुलर मूवमेंट छोटे छोटे वैक्यूल्स के अराउंड होती है, तो उसमें छोटे छोटे चक्कर लगेंगे, मल्टी डायरेक्शन में हो सकती है। जबकि रोटेशनल मूवमेंट या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और किसके अराउंड होगी? लार्ज वैक्यूल के। समझ में आया? और ये सर्कुलर मूवमेंट मल्टी डायरेक्शनल होगी, अराउंड स्मॉल वैक्यूल। डन बच्चों? सिंपल है। ये बस मूवमेंट्स के दो टाइप हैं और कुछ भी नहीं है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है। लिख लिया आप लोगों ने? चले नेक्स्ट पे। चलो बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। पहले हम वो स्टार्ट करेंगे, फिर डबल मेम्ब्रेन वाले पढ़ेंगे, फिर उनको पढ़ेंगे जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। इन सबको पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ी है, दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या मतलब होता है बच्चों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का? देखो, एंडो का मतलब है अंदर, मेम्ब्रेन का मतलब है कि मेम्ब्रेन का कोई सिस्टम है। पर ये सिस्टम क्या है? जो भी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ बुक्स में न्यूक्लियस कंसीडर किया जाता है, तो हम भी कर लेते हैं। चलो, न्यूक्लियस से आउटर लेयर से कंटिन्यू होता हुआ एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, जब रिवीजन करवाऊंगी मैं इसी चीज़ की, क्योंकि मैंने पास्ट क्लासेस में पढ़ाया, आप शायद भूल गए होंगे। तो होता क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस सिस्टम में 4 ऑर्गेनल्स आते हैं, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो आज पूरा का पूरा हमारी जो क्लास है वो इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे ही है, मतलब आज हम ये 4 ऑर्गेनल्स को कवर करने वाले हैं। समझ में आया? तो मैं यहाँ लिख दूं बच्चों, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम of membrane and membrane bound organelles that work in a coordinated manner। ठीक है, इस सिस्टम में कितने आते हैं ऑर्गेनल्स? 4। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल। इसको बनाओ, फिर मैं एक डायग्राम से तुम्हें पूरा सिस्टम समझा दूंगी, ठीक है। लिखो इसको बच्चों। लिख लिया? अब ये देखो बच्चों, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं क्लास 9th का कॉन्सेप्ट। सपोज करो मैं ये एक सेल बना रही हूँ बहुत बड़ी सी, मैं तुम्हें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया है, तो न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती है बच्चों? न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की नहीं यूकैरियोटिक की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन होती हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होके कुछ ऐसा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज करो अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है डॉटेड जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा हो गया बच्चों आपका? RER। और ये वाला कौन सा हो गया जिस पे राइबोसोम नहीं है? दैट इज SER।
अब इतना आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, यानी इस राइबोसोम से प्रोटीन बन रहे होंगे, है ना, इस राइबोसोम से प्रोटीन बन रहे होंगे, तो ओवरऑल RER इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, SER इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस। तो इसने प्रोटीन बना दिए, इसने लिपिड बना दिए, लेकिन उनका आगे क्या करना है वो कैसे पता लगेगा? ये जो प्रोटीन्स बने हैं, यहाँ से जो लिपिड्स बने हैं, ये एंटर करते हैं किसमें, गोल्जी बॉडीज में। ठीक है, तो मान लो अभी मैं प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रही गोल्जी बॉडी का, मान लो मैंने ये कौन सी बॉडी बना दी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, पूरा सिस फेज ट्रांसफेज में सब कुछ बताऊंगी। तो सपोज करो कोई भी चीज जो है वो यहाँ से एंटर करी है, तो जब गोल्जी बॉडी से होकर वो दूसरे फेज से निकलती है, तो वो एक मेम्ब्रेन में और एक वेसिकल में पैक हो जाती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, एक मेम्ब्रेन और एक वेसिकल में पैक हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब हो क्या रहा है, गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है, यहाँ से जो प्रोटीन बन रहा है, यहाँ से जो लिपिड बन रहा है, उनको पैक कर रहा है, उनको मॉडिफाई कर रहा है, उनको भेज रहा है। अगर सेल के बाहर जाना है तो सेल के बाहर जाए, नहीं जाना तो सेल के अंदर ही रहे। तो ये पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है। ये बनाएगा नहीं तो ये क्या काम करेगा, ये काम नहीं करेगा तो ये कैसे बनेगा? अब मेरी बात सुनो कि लाइसोसोम इसमें कैसे है। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जनरली मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। अब वो प्रोटीन या वो एंजाइम कहाँ से बने, यहाँ से RER से, पैक किस में हुए, गोल्जी बॉडीज में। तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में सिस्टम ने काम किया या नहीं किया? और जो वैक्यूल होता है उसके पास भी क्या होती है, सिर्फ मेम्ब्रेन होती है। तो ये पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, इसलिए इसको हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर किया है। समझ में आया अभिनव, पक्का? ठीक है, चलो बच्चों, अब हम एक एक करके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये जितने भी मैंने चीजें लिखी हैं यहाँ पे, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल पढ़ेंगे, और इनको जनरली हम सेम ही हेडिंग में पढ़ेंगे कि इनकी डिस्कवरी किसने की, ये कौन सी सेल में ज़्यादा होती है, कौन सी में कम होती है, और इनके फंक्शंस क्या क्या है या इनके टाइप्स क्या है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनल, देखो कोई भी ऑर्गेनल कितना ज़्यादा है किस सेल में या कितना कम है, वो डिपेंड करता है कि वो सेल क्या फंक्शन कर रही है। सपोज करो अगर कोई ऐसी सेल है जो इंसुलिन हार्मोन बना रही है, ठीक है, मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ तुम्हें। इंसुलिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है या प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन होता है। ठीक है, कोई ऐसी सेल, अब इंसुलिन कहाँ बनता है तुम्हें पता होगा, पेनक्रियास में बनता है। तो पेनक्रियाटिक सेल की बात करूँ मैं, तो उसमें RER ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वो क्या बना रही है, प्रोटीन हार्मोन बना रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, कोई भी चीज़ हमने खा लिया है, टॉक्सिन्स है, तो लिवर में उसको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन में SER इन्वॉल्व होता है या नहीं होता? तो लिवर की सेल्स में क्या ज़्यादा होगा, SER। सिमिलरली जो मसल्स की सेल होती है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोर करके रखता है, और कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो वहाँ क्या ज़्यादा होगा, SER। और एग्जाम्पल सुनो, जैसे मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेज क्या करती हैं, खा लेती हैं कुछ भी बाहर से आता है। ठीक है, पैथोजन आया उसको खाने का काम मैक्रोफेज का है, तो मैक्रोफेज में क्या ज़्यादा होगा, जिसमें एंजाइम्स है, दैट इज लाइसोसोम। तो कौन सी सेल में कौन सा ऑर्गेनल ज़्यादा है, ये किस पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सेल का क्या फंक्शन है। समझ में आई इतनी स्टोरी? तो मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि कौन सा ऑर्गेनल किस में नहीं होता, किस में ज़्यादा होता है, तो उसको याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चले बच्चों, हेडिंग डालो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज़रा अभी हम सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिस्ट्री, किसको सबसे पहली बार किसने देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर। ठीक है, तो जो सबसे पहले इनको देखा था, किसने देखा था, गार्नियर ने देखा था। डिस्कवरी किसने की थी इसकी, डिस्कवरी किसने की थी इसकी, पोर्टर ने। पोर्टर अकेले नहीं थे, पोर्टर के साथ दो और साइंटिस्ट थे, एक थे फेलिक्स एंड क्लॉड। ठीक है, ये याद हो तो याद कर लेना, पर एक बार नजर जरूर मार लेना डिस्कवरी पे। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली में नाम किसने दिया था, इट वाज पोर्टर। ठीक है, तो ये जो टर्म थी ये किसने दी बच्चों, पोर्टर ने। समझ में आया?
ये थी इसकी डिस्कवरी। लिखो बच्चों इसको। लिख लिया? चलो, डिस्कवरी के बाद हम बात करेंगे कि ये जो ईआर होता है इसकी अकरेंस क्या है। अकरेंस का मतलब समझते हो? कौन कौन सी सेल में ये मिलेगा या कहाँ ये नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा, तो आपका जवाब है नहीं, क्योंकि वहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ही नहीं। तो मैं यहाँ पहला पॉइंट लिख देती हूँ, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। लिखते जाओ मेरे साथ साथ इसको। It is absent in prokaryotic cell. It is generally present in all eukaryotic cell लेकिन वैसे तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो वो एक्सेप्शंस हमें पता होने चाहिए कि कहाँ पे नहीं होता। तो मैं लिख देती हूँ जनरली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स बट एब्सेंट इन, ये आपको याद रखना है किस किस में नहीं होता। ये तो आपको याद ही हो गया होगा बाय हार्ट। आरबीसीज में नहीं होता। उसके अलावा ओवम में भी ये नहीं होता है। ठीक है, लिखो बच्चों। ठीक है, और जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं उसमें भी ये उतना नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद है, दैट इज एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू इन द प्लांट्स, उसमें ये बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ लेस डेवलप्ड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कैसा है बच्चों? लेस डेवलप्ड है। लिखो इसको। लिखा? अब आप लोग वैसे पढ़ चुके हैं एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। उसमें न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको हम निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। वो निसल्स ग्रैन्यूल्स क्या हैं? राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी के ऊपर है ना राइबोसोम्स। ठीक है, वहाँ प्रोटीन ही तो बन रहा है। तो मैं यहाँ अकरेंस में दो बात बता देती हूँ जो आपकी फोर्थ इंपॉर्टेंट, इन द फॉर्म ऑफ निसल्स ग्रैन्यूल्स इन न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन में किसकी फॉर्म में होंगे बच्चों? निसल्स ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होंगे। और मैंने आपको अभी बताया था कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इन दी मसल्स इट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, क्या ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे बच्चों? इजी है। लिखते जाओ साथ साथ ही, ज्यादा इजी रहेगा। हो गया? चलो, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बहुत ध्यान से सुनना। हमारी 9th की एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्नी, लिखा है ना। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, अब हम इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो वो 3 फॉर्म्स में हो सकता है। कौन कौन सी मैंने आपको बताई? सिस्टर्ने, दूसरा
वेसिकल्स, और तीसरा ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या क्या है? सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्ने क्या होते हैं? इधर देखो, अगर मैं ये न्यूक्लियस बना रही हूँ, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बाहर वाली कंटिन्यू होके जो ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टर्ने। इसी सिस्टर्ने से पिंच ऑफ होके कुछ ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। ठीक है, और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं, और वो कैसे होते हैं बच्चों? थोड़े से ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझो इस चीज को बच्चों। इधर देखो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से तुम्हें पता लगेगा कि क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ। हम याद तो कर लेते हैं, पर हमें पता होना चाहिए। ये न्यूक्लियस के पास है, ट्यूब्यूल्स जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, वेसिकल्स इन बिटवीन। मैं लिखती जा रही हूँ, इट इज लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, क्योंकि उसी की मेम्ब्रेन से कॉन्टिन्यू होकर ही ये बना है। एंड इट इज लोकेटेड, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ रहा है। तो मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ, लोकेटेड नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया? चलो अब मैं इस सिस्टर्ने पे और इन पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ, देखना क्या बना रही हूँ मैं। ये वेसिकल्स पे भी, ट्यूब्यूल्स पे राइबोसोम्स नहीं होते। अब मेरा सवाल तुमसे ये, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं कि वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे स्मूथ दिखा क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं थे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? वो ब्रांच्ड है। वो प्रेजेंट कहाँ पे है? नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास जनरली जो प्रेजेंट है दैट इज सिस्टर्ने, और उसके पास क्या चिपके हुए हैं? राइबोसोम्स। अब समझ में आया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के पास होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से दूर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी होता है, जबकि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। आप ये नहीं सोच रहे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो न्यूक्लियस के पास है भाई उसके अंदर तो राइबोसोम्स आ रहे हैं सिस्टर्ने में, जो दूर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वहां राइबोसोम्स क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसको मैं एक बार डिटेल में यहाँ पे बता भी दूंगी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट हैव राइबोसोम्स। यहाँ पे राइबोसोम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ मे और मे नॉट हैव राइबोसोम्स। ठीक है, और यहाँ पे राइबोसोम्स आर एब्सेंट। समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई ऐसी सेल जो एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोटीन बनाने में, तो उसमें इनमें से क्या ज्यादा होगा? सिस्टर्ने। सिस्टर्ने किस में इन्वॉल्व है बच्चों? प्रोटीन बनाने में, क्योंकि राइबोसोम है ना, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इंसुलिन की जो सेल है उसमें इन तीनों में से क्या ज्यादा होंगे? आप बोलोगे सिस्टर्न्स। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बन रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, और वो एक स्टेरॉइड हार्मोन है यानी लिपिड वाला हार्मोन है, तो उसमें क्या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ट्यूब्यूल्स, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड्स बनाता है। समझ में आया? तो मैं यहाँ लिख दूं बच्चों, इट इज more in cells involved in protein synthesis. ठीक है, और यहाँ पे more in number in cells which is involved in
द डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड फॉर्मेशन। ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एसईआर के फंक्शंस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो ये एसईआर ही बना रहा है। समझ में आया बच्चों? सिंपल है ना? ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे तुम्हें बतानी है। सिस्टर्नी में ये राइबोसोम्स अटैच हैं किससे? इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से। एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका नाम है राइबोफोरिन, राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 2, वो राइबोसोम को इससे अटैच कराते हैं। ठीक है, तो ये जो राइबोसोम अटैच है वो किसकी वजह से है बच्चों? इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज ग्लाइकोफोरिन, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। तो मैं लिख रही हूं कि सिस्टर्ने में राइबोफोरिन 1 and 2 is involved in attaching ribosomes with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? ठीक है, और क्योंकि वेसिकल्स में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अगर हैं तो राइबोफोरिन अटैच करा देगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। तो कौन सा प्रोटीन है बच्चों? राइबोफोरिन। स्पेलिंग सही लिखी है वैसे मैंने यहाँ, मैं इसको साफ साफ लिख देती हूँ। अब सही है? लिखो। चले बच्चों आगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो गया? चलो अब एक वो उस सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ बच्चों कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जस्ट कंटिन्यू है सिस्टर ने, उन्हीं के पास राइबोसोम है, आगे आगे ट्यूब्यूल्स के पास क्यों नहीं है। तो इस चीज को समझो, इसको हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है, अब मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी नहीं बना रही है, चलो बना भी देती हूँ। पोर्स नहीं बनाए मैंने यहाँ पे। इधर क्या है तुम्हारा? जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है, और यहीं पे ही एक और डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में क्या बन रहा होता है? याद करो क्या बन रहा होता है इस न्यूक्लियोलस में? आरएनए। क्या बन रही होती है? राइबोसोमल आरएनए। सुनो मेरी बात, और डिटेल में चलते हैं। जो राइबोसोम है वो खुद किसका बना होता है? दो चीजों का। एक तो उसमें आरआरएनए होती है और एक उसमें होते हैं प्रोटीन। ठीक है, एक होती है आरआरएनए, दूसरा होता है प्रोटीन। आरआरएनए कहाँ बन रहे हैं? न्यूक्लियोलस में। प्रोटीन कहाँ बन रहे हैं? इसी के बाहर। जो मेम्ब्रेन कंटिन्यू होके क्या बना रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके ऊपर क्या रखे हुए हैं? पहले से बने हुए राइबोसोम। वो प्रोटीन बनाएंगे और उस प्रोटीन को न्यूक्लियर पोर के थ्रू अंदर भेज देंगे, और अंदर आरआरएनए बन रहे हैं। भाई ये रहा आरआरएनए, ये रहा प्रोटीन, क्या बन गया? राइबोसोम। अब ये राइबोसोम उन्हीं न्यूक्लियर पोर से निकलेगा और कहाँ चिपक जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे। तो पास में ज्यादा चिपकेगा, दूर जाते जाते ठीक है ट्यूब्यूल्स भी आ जाएंगे और राइबोसोम्स भी एब्सेंट होंगे। क्या ये समझ में आया? हाँ, एमआरएनए अलग चीज है, उसको हम, ये तो आरआरएनए जो है ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर में होती है, एमआरएनए होती है मैसेंजर आरएनए, वो प्रोटीन बनाती है बाहर। मतलब राइबोसोम जो है एमआरएनए को ही रीड करके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, चलें बच्चों आगे। अब टाइप्स ऑफ ईआर, हेडिंग डालो बच्चों, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक। कितना टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बच्चों? अभी हमने पढ़े कौन से? दो टाइप्स के। एक होते हैं हमारे एसईआर दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से होते हैं? जनरली ट्यूब्यूल्स होती हैं वो, उनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते हैं। और जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे वो स्मूथ दिखे, उसमें कोई भी मुझे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर क्या है? आर ई आर या फिर ग्रैन्युलर ईआर। ठीक है,
अब तुम लोग ही मुझे कुछ कुछ बताते जाओगे जो मैं तुमसे पूछूंगी यहाँ पे, ठीक है। चलो पहला पॉइंट बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। इसमें टुब्यूल ज्यादा होंगी, वेसिकल ज्यादा होंगे या सिस्टर्ने? तो मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ SCR इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसके बने हैं बच्चों? ट्यूब्यूल्स के। और यहाँ पे क्या है? मेनली सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो वो इधर भी आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मूथ, मुझे स्मूथ क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं है? राइबोसोम। सो डू नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड, तो कोई राइबोसोम यहाँ पे अटैच्ड नहीं है। यहाँ पे क्या है? राइबोसोम्स अटैच्ड है। SCR कौन सी सेल में ज्यादा मिलेगा बच्चों? जो किस में हेल्प कर रही हैं? देखो इसका काम क्या है? लिपिड्स फॉर्मेशन। तो लिपिड्स कहाँ बन रहा है? एडिपोसाइट्स, याद है आपको? एडिपोसाइट्स में जहाँ फैट स्टोर होता है वहाँ पे ये ज़्यादा मिलेंगी। मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ बच्चों, इट इज मोर इन नंबर इन, पहला मैंने लिखा एडिपोसाइट्स। दूसरा मैंने आपको बताया था अभी कि टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रेजेंट होंगी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक कैसा हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है, लिपिड हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या? इंटरस्टिशियल, हाँ बिल्कुल, अगर उनके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो वो इधर भी आ सकती हैं। वो एक ट्रांजिशन फेज है, जैसे कि सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। वो एक ट्रांजिशन फेज है कि कुछ वेसिकल्स में हो सकता है और कुछ में नहीं होगा, ठीक है। एडिपोसाइट्स हो गई, इंटरस्टिशियल सेल्स हो गई, और बताओ बच्चों। हाँ वेरी नाइस। लिवर सेल्स में उनका काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो लिवर सेल्स में भी ये बहुत अबंडेंट होती हैं, ठीक है। लिवर सेल्स लिखो इसको। ये कहाँ कहाँ होगा बच्चों? जहाँ इंसुलिन बन रहा है। इंसुलिन कहाँ बन रहा है? पेनक्रियास में। तो पेनक्रियाटिक सेल्स में ये ज्यादा होगा। दूसरा मसल सेल्स में SCR ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो कि मसल सेल्स में एक होता है बच्चों जाइमोजन। ये हमारी वो सेल्स होती हैं जो उसमें प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो इधर ये आ सकता है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आपको म्यूकस याद है? म्यूकस कहाँ रिलीज होता है? जब हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस सिक्रीट करने वाली सेल को गॉबलेट सेल बोलते हैं। और वो गॉबलेट सेल जो होती है उसमें क्या ज़्यादा होता है बच्चों? RER, ठीक है। तो इतना तुम्हें याद होना चाहिए। लिखो इसको। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं बच्चों कि RER या SCR में से ज़्यादा पहले कौन बना है? ऑब्वियसली RER। RER से ही क्या बना है? SCR। अभी मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियस में राइबोसोम बनते हैं और वो पहले अटैच हो जाते हैं किस पे? सिस्टर्ने पे। तो बन गया तुम्हारा RER। उसके बाद क्या नहीं बना तुम्हारा? SCR, क्योंकि वो दूर है। तो अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिन क्या है, पहले कौन बना, तो पहले RER फिर SCR। तो एक लाइन लिख लेते हैं बच्चों इधर ही, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था उधर ही यही समझाया था क्या? यही है ना? तो यहाँ पे लिखते हैं RER is
formed by nuclear membrane whereas SER is formed by RER through the loss of ribosome. तो ये क्या है बेसिकली ओरिजिन. समझ में आया क्या हुआ? लिख लो इस लाइन को. पूछो अभिनव. क्योंकि आगे जैसे देखो ये मेम्ब्रेन से कंटिन्यू हो रहा है, ये आगे जाता जाएगा तो इसकी ब्रांचिंग होती जाएगी और ये ट्यूब्यूल्स बनता जाएगा और जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसके राइबोसोम्स जो हैं वो भी हटते जाएंगे और नए राइबोसोम्स वहाँ पे ऐड होंगे नहीं. ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा RER से ही SER बनेगा. ठीक है, चले आगे. अब हम लिखते हैं बच्चों फंक्शंस. ठीक है, तो कॉमन फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे. फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. चलो बच्चों बताओ. मैं कॉमन ही फंक्शन पूछ रही हूँ. एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. याद है? याद है बच्चों? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या मतलब है इसका? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की, प्रोटीन की. लिपिड कौन बना रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोटीन कौन बना रहा है? RER. सो सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. RER की बात करूं बच्चों तो ये RER इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ किस किस की फॉर्मेशन में? और SER भी तो यहीं से बन रहे हैं. दूसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ग्लाइकोप्रोटीन बताया था जिससे राइबोसोम अटैच हो रहे थे, दैट इज राइबोफोरिन. तो वो राइबोफोरिन कौन बनाएगा? प्रोटीन है तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोफोरिन 1 and 2. लिखते जाओ बच्चों साथ साथ. ठीक है, अब मैं अगर SER की बात करूं तो SER के क्या क्या काम है बच्चों? लिपिड फॉर्मेशन. और बताओ? डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन की लोकेशन बताओ? इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट. हर किसी के लिवर सेल में नहीं हो रही है, सिर्फ वर्टिब्रेट जिनके पास रीढ़ की हड्डी है उन्हीं के पास. सो डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट. तो यहाँ से अंडरस्टूड हो जाता है बच्चों की जो भी वर्टिब्रेट हैं उनके लिवर में किसकी अकरेंस ज़्यादा है? SER की एज कंपेयर टू RER. उसके अलावा हॉर्मोन्स कौन कौन से स्टेरॉइड वाले, वो सारे कौन बना रहा है? SER. आपको नाम मिल सकते हैं जैसे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कौन बना रहा है? SER. सो मैं लिख देती हूँ इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, कोलेस्टेरॉल भी तो बच्चों, एंड कोलेस्टेरॉल. क्या सबको समझ में आया इतना? ठीक है, लिखो.
ये एक नया फंक्शन है जो आप लोगों ने नहीं सुना है बच्चों। अब ये एक नया टर्म भी है जो आप लोगों को नहीं पता, तो मैं इस टर्म को जरा एक नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। मैंने क्या लिखा है बच्चों? ग्लाइको जेनोलाइसिस। देखो इसका मतलब मैं तुम्हें इस वर्ड को तोड़ के ही बता देती हूँ। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। ग्लाइकोजन क्या है? प्रोटीन नहीं। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो मेरी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी पूरी लंबी चेन किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और एसईआर क्या करा रहे हैं? उस ग्लाइकोजन को तोड़ दे रहे हैं। और उसको अगर वो तोड़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे? ग्लाइकोजेनोलिसिस से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बना है ना पूरी लंबी चेन, अगर उसको तोड़ दिया तो अलग अलग ग्लूकोज की यूनिट नहीं निकल जाएंगी। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हैं बच्चों? ग्लाइकोजन से क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने को ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलते हैं। और ये ग्लाइकोजेनोलिसिस में कौन इन्वॉल्व है? आपका एससीआर। और कहाँ होती है ये? लिवर में। याद रखोगे बच्चों। इसके अलावा एससीआर का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, कैल्शियम स्टोर करता है किसमें? स्केलेटल मसल्स में। याद है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्टोर्स कैल्शियम इन मसल सेल्स। ठीक है, लिखो इसको। लिख लिया? वैसे एक लास्ट ही फंक्शन बचा है, क्या मैं इसको यहीं लिख दूं? यहां लिख देती हूँ ताकि एक ही उस पे आ जाए। अब देखो बच्चों, जब सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसके ऊपर नई मेम्ब्रेन, नई सेल वॉल, ये सब आ जाती है। तो जब वो डिवाइड हो रही होती है तो प्लांट सेल में एक सेल प्लेट बनती है, और वो सेल प्लेट कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है अभी के लिए, क्योंकि नेक्स्ट हमारा मियोसिस माइटोसिस होगा, उसमें आप समझ जाओगे। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। कोई प्रॉब्लम बच्चों? पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जब सेल डिवाइड होती है तो एक सेल प्लेट आती है जिसकी वजह से सेल दो टुकड़ों में टूट जाएगी। ठीक है, लिखे बच्चों? नेक्स्ट पे आ जाए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे पूरा होता है। किसी को कोई भी डाउट है? नहीं। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के दूसरे पार्ट पे चलते हैं, दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लिखो बच्चों हेडिंग। ए मतलब ऑल्सो नोन एज। अभी तक तुमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस पढ़ा था, आज मैं तुम्हें 3-4 और नाम इसके इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ठीक है, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन इतना बहुत है। ठीक है, चलो बच्चों अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री। लिख देते हैं, डिस्कवरी नहीं लिखते, क्योंकि डाल्टन ने इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, तो इसीलिए। डाल्टन ये वो वाला डाल्टन नहीं है जिसे तुम समझ रहे हो। हाँ बच्चों, डिक्टियोसोम्स भी होता है। डिक्टियोसोम्स पर्टिकुलरली प्लांट्स के लिए होता है, जब वो गोल्जी बॉडीज पूरी सेग्रीगेट होकर साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसकी हिस्ट्री। ठीक है, किसने इसको डिस्कवर किया था?
फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, सुनो बच्चों, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज, ठीक है। सुनो, कैमिलो गोल्जाई ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया, ठीक है, पहली बार तो इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने बताया कि अच्छा बाहर से ये ऐसा ऐसा दिखता है। तो इट वाज एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर किसने दिया, माइक्रोस्कोपिक डिटेल्ड स्ट्रक्चर किसने दिया, कैमिलो गोल्जाई ने, ठीक है। तो डिटेल्ड नहीं, आपने ब्लैक रिएक्शन पढ़ी है ना, ये रीजन है। कैमिलो गोल्जाई ने अच्छे से उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया, ठीक है, लेकिन किस में स्टडी किया पता है आपको, याद है आपको, एक ब्लैक रिएक्शन थी उसमें एक स्टेन बनाया गया था, सीएनएस, सीएनएस पे स्टडी कर रहा था वो। पर यहाँ पे जो उसने मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी गोल्जी बॉडी की, वो की थी इन दी नर्व सेल ऑफ फाउल एंड कैट, ठीक है, नर्व सेल ऑफ फाउल एंड कैट, तो इस पे स्टडी कर रहे थे वो, ठीक। एक और हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम ऊपर लिखा हुआ है डाल्टन। डाल्टन बॉडीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था वो किसने बताया था, फेलिक्स एंड डाल्टन ने। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, ये नाम ना याद हो तो टेंशन नहीं लेना, बस एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर was given by, किसने दिया था पूरा का पूरा, फेलिक्स एंड डाल्टन, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं कि कौन सी सेल में ज्यादा होगा किस में कम होगा। हाँ, एक वर्ड समझ सकते हो तुम, ठीक है। चले आगे बच्चों, हिस्ट्री लिख ली, नेक्स्ट पॉइंट डालो अकरेंस। अकरेंस अब हम बात कर रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ एब्सेंट है। एब्सेंट है सारी प्रोकैरियोटिक सेल में, तो कॉमन सेंस है, पर फिर भी हम इसको लिखेंगे, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में। क्या सारी यूकैरियोटिक सेल में, नहीं, जैसा भी हमने एक्सेप्शंस पढ़े तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। सो लिख देती हूँ मैं, जनरली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, बच्चों एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एक्सेप्शन तो घिसा पिटा हमारा हर जगह ही आ रहा है, दैट इज ह्यूमन आरबीसी, क्योंकि इसका काम है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना एक्सचेंज में, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी मेजर ऑर्गेनल नहीं है। आरबीसी के अलावा एक नया नाम, क्या आपको आज तक पता था कि जो फ्लोएम आप लोग पढ़ चुके हैं उसकी सीव ट्यूब सेल के पास क्या नहीं है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। सो इट इज एन एक्सेप्शन। उसके अलावा जो स्पर्मेटोजोआ होता है टेरिडोफाइट्स का, उसमें भी ये नहीं होता, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन स्पर्मेटोजोआ ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ये ब्रायोफाइट्स वगैरह क्या है, ये मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये 3-4 एक्सेप्शंस है, इसको याद कर लेना। नहीं नहीं, सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, देखो पूरे प्लांट किंगडम को हमने 5 में डिवाइड किया है। जैसे एल्गी, एल्गी की बॉडी ऐसी थैलॉइड होती है, ना रूट है ना शूट है। थोड़े उससे एडवांस होते हैं ब्रायोफाइट, फिर आते हैं टेरिडोफाइट, फिर आते हैं आपके वो जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो ये सब हमें पढ़ना है उसमें, ठीक है। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, इजी है, इजी है सच में, 1-2 बार याद करोगे ना हो जाएगा।
हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, अभी प्लांट बॉडी के बारे में आप मेरे को बता ही रहे थे ना कि प्लांट की जो सेल होती है उसमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं वो ऐसे पैरेलली अरेंज्ड नहीं है, ऐसे बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन प्लांट सेल it is present as a scattered unit called as डिक्टियोजोम। ठीक है। और अगर मैं बात करूं बच्चों कि ये एनिमल सेल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास है ना। तो एनिमल सेल्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के पास। तो मैं लिख देती हूँ, इन एनिमल सेल ये कहाँ प्रेजेंट है, अबव सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के ऊपर, एंड नियर न्यूक्लियस। आपको पता है ना सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में। तो उसके ऊपर और न्यूक्लियस के पास ही क्या प्रेजेंट है, आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लिख लो इसको। हाँ बच्चे, लो, दिख रहा है। लिख लिया। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर हेडिंग डालो। अभी हमने जैसे पढ़ा था क्या, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, कुछ कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी होता है, पर यहाँ हमें सिर्फ सिस्टर्ने को डिटेल में पढ़ना है, बाकी मैं तुम्हें नहीं पढ़ाने वाली, पर हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो लिख दूं, चलो लिखते हैं। सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये चार हैं, हमें सिर्फ किसको पढ़ना है बच्चों, इसको। तो हम सिर्फ सिस्टर्ने पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, आगे वाले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिस्टर्नी। ठीक है, अब मैं सिस्टर्ने का डायग्राम यहाँ पे बना, मतलब सिर्फ शेप की बात हो रही है। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना, तुम लोगों से ही पूछ रही हूँ मैं, समझ में तो आ रहा है ना, या सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल सेल में हम गोल्जी बॉडी ऐसे बनाते थे ना बच्चों, याद है आपको, सब मेरे को बोलते थे कि वाईफाई का साइन बना दिया, तो ये वही वाईफाई का साइन है। अब मेरी बात सुनो, इस साइन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी। बोला जाता है कि गोल्जी बॉडी में एक डेफिनाइट पोलैरिटी होती है। क्या होती है, सुनते जाना, दैट गोल्जी बॉडी हैव अ डेफिनाइट, एक सेकेंड, अ डेफिनाइट पोलैरिटी। बच्चों पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, पोल्स, डिफरेंट पोल्स, समझ रहे हो। जैसे एक तरफ मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, या जो भी होते हैं चार्जेस आपने पढ़ा होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो सिमिलरली गोल्जी बॉडी के पास क्या होती है, डेफिनेटिव पोलैरिटी होती है। इसका क्या मतलब है कि इसका एक पोल दूसरे पोल से अलग है। समझ में आ रहा है। अब इसके मैं नाम लिख देती हूँ, इधर देखो।
देखो अभी मैंने आपको बोला इधर देखो दीक्षा ना, बातें नहीं, इधर देखो, ये तुम्हारा बने क्या बना है, सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर। सिस्टर्ने किससे बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन के बने हुए पैरेलल स्टैक्स हैं, ठीक है। अब इधर देखो, ये जो इधर वाला है इसको मैंने बोला ये कन्वेक्स फेज है, कन्वेक्स, कन्वेक्स का उल्टा इधर कनकेव, सिस का उल्टा इधर ट्रांस, उधर लिखा है मैंने फॉर्मिंग फेज, इधर लिखा है मैंने मैच्योरिंग फेज। अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में ये है क्या, समझ में आया। तो ये क्या है बच्चों, ये डेफिनेटिव पोलैरिटी बता रहा है। अब इधर देखो, अगर मैं बना रही हूँ गोल्जी बॉडी, तो ये जो कन्वेक्स फेज है ये किसके पास होगा, न्यूक्लियस के पास। किसके पास होगा, न्यूक्लियस के। कैसे, ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होते हुए क्या है तुम्हारे ER, ठीक है। मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब सुनो, मान लो ये RER है, तो इससे कुछ प्रोटीन्स बने, मान लो ये प्रोटीन्स बने, तो ये प्रोटीन्स किस में एंटर करेंगे बच्चों, फॉर्मिंग फेज में। फॉर्मिंग फेज का मतलब है कि अभी बन के ये यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और जब ये पूरा चैनल होता है और जब ये यहाँ से एग्जिट करेंगे तो ये क्या हो चुके होंगे बच्चों, मेच्योर हो चुके होंगे। समझ में आ रहा है। तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो फॉर्मिंग फेज होता है, सिस फेज होता है, वो कहाँ होता है बच्चों, नियर न्यूक्लियस या नियर ER। तो चीजें यहाँ पे एंटर करेंगी, जब उधर निकलेंगी तो वो मेच्योर हो चुकी होंगी। समझ में आया, पूछो कुछ पूछना हो तो बनाओ, इसको इंपॉर्टेंट है, सिस फेज कॉन्वेक्स फेज सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कन्वेक्स, नियर न्यूक्लियस या ER भी लिख सकते हो। और ये कहाँ चला गया बेचारा, दूर हो गया, तो इट इज नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होने के पीछे भी कोई रीजन होगा, क्या रीजन है देखो, और देखो आपको याद होगा कि जो गोल्जी बॉडी है वो सिक्रीशन में भी इन्वॉल्व होता है। अगर किसी चीज को बाहर भेजना है तो उसके लिए भी इन्वॉल्व है। कोई चीज उधर से बनकर आई, यहाँ आके पैक हो गई, अगर उसे बाहर भेजना है तो एक्सोसाइटोसिस करानी है, तो आराम से मेम्ब्रेन के बाहर चीजें चली जाएंगी। तो इसीलिए जो कनकेव फेज होता है वो किसके पास होता है, मेम्ब्रेन के पास, और जो फॉर्मिंग या कन्वेक्स फेज होता है वो किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। समझ आया, कोई प्रॉब्लम। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सिस्टर्ने, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट सिस्टर्ने इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो देखो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है ना वो लगभग सेम ही होती है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। तो जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का प्रोसेस है ना वो इधर भी फॉलो होता है कि नई नई मेम्ब्रेन जो है वो बनती रहती है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एक और नोट मैं यहाँ लिखती हूँ, सुनो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, तुमने पहली बार सुना है इसको, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, सुना है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है ये। देखो जहाँ पे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है ना, इसके आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, वहाँ कोई प्रोटीन फॉर्मिंग फैक्ट्री नहीं है, राइबोसोम नहीं है, मतलब साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर है, कोई भी क्या नहीं है, ऑर्गेनल नहीं है। क्योंकि इसका काम क्या है, पैकेजिंग हो रही है, सामान बाहर जा रहा है, भाई इतना सारा काम ये कर रहा है, तो इसके आसपास का एरिया जो होता है वो खाली होता है, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। समझ में आया, ये मैंने ऐसे ही बता दिया। तो लिख लो जोन ऑफ एक्सक्लूजन के लिए मैं लिख देती हूँ क्लियर एरिया नियर Golgi complex. It is known as zone of exclusion. This is another note. क्या होता ही है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मतलब कुछ भी बच्चों ऐसे नहीं होता।
ठीक है, क्या हुआ? अच्छा चलो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ आया? फंक्शंस हेडिंग डालो। क्या फंक्शंस होते हैं गोल्जी बॉडी के, बताओ? पैकेजिंग, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल में, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में ना। देखो फर्स्ट फंक्शन, कोई भी चीज बन के आ रही है, देखो बन के आ रही है, पैक होके आ रही है, मॉडिफाई होके आ रही है, कहाँ पे? गोल्जी बॉडी से बाहर। गोल्जी बॉडी ये सॉर्ट करती है कि भाई इसको बाहर भेजना है या इसको अंदर रखना है। तो पहला जो फंक्शन है मैं लिख रही हूँ सॉर्टिंग, सॉर्ट कर दिया, पैकेज कर दिया और मॉडिफाई कर दिया। समझ में आया? सॉर्टिंग, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन यहां हो रहा है। दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों? अगर किसी चीज को बाहर भेजना है तो सेल उसको सिक्रीट करेगी ना, तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया? सिक्रीशन। कि अगर कोई वेसिकल को बाहर भेजना है तो सेल उसको अपने से बाहर करेगी, यानी सेल कुछ सिक्रीट कर रही है, तो इसका दूसरा काम क्या है? सिक्रीशन। थर्ड फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यहीं से बन रहे हैं ना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की मैंने स्टार्टिंग ही यहीं से की थी। और कॉम्प्लेक्स शुगर बन रही हैं किससे? सिंपल शुगर से। तो फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल वंस। और बताओ बच्चों, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें। बताओ, सोचो सोचो सोचो। देखो इधर एक चीज समझो बच्चों, ये मैंने बनाया एक स्पर्म, ठीक है? इस स्पर्म को अगर फर्टिलाइजेशन करनी है तो किससे फ्यूज होना पड़ेगा? ओवम से। अब मान लो ये है ओवम, अगर इस स्पर्म को इस ओवम से फ्यूज होना है तो इसकी मेम्ब्रेन को, जनरली फ्यूज किसको होना होता है? इस न्यूक्लियस को, इसके न्यूक्लियस से, तभी तो फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर इसके न्यूक्लियस को इससे फ्यूज होना है तो भाई इसको इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे करेगा? तो जो आपके स्पर्म लिखा है यहाँ पे, जो स्पर्म दिख रहा है यहाँ, इसके हेड पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? और उस एंजाइम को आगे एक मेम्ब्रेन से कवर किया होता है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम की फॉर्मेशन कौन करता है? आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन आता है ये, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इन्वॉल्व्ड, क्या? हाँ, जैसे जाएगा यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हटी, एंजाइम्स निकले और फिर ये स्पर्म एंटर कर जाएगा और अपना न्यूक्लियस दे देगा अंदर, ठीक है? सो इन्वॉल्व्ड इन द एक्रोसोम फॉर्मेशन इन स्पर्म्स। समझ में आया? ठीक है? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, पहले इसको लिखो। देखो आपने एग तो देखा ही है, एग में बीच में योक होता है, बिल्कुल सेंटर में योक होता है। तो होता क्या है, जो गोल्जी बॉडीज होती हैं एकदम सेंटर में आ जाती हैं जिसके आसपास योक बनता है, ठीक है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विटेलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? विटेलोजेनेसिस। तो विटेलोजेनेसिस कहीं टर्म आए तो डरना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो गोल्जी बॉडी आ गई है सेंटर में, इट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ योक। तो फॉर्मेशन ऑफ योक इन दी oocytes, oocytes का मतलब होता है एग सेल्स, ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ योक, समझ में आया? ठीक है? आपको याद है मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू बताया था जब, तो मैंने क्या बोला था? कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें होती हैं। इधर देखो, अगर मैं बात करूं कनेक्टिव टिश्यू की तो उसमें मेजर होती हैं 3 चीजें। कौन कौन सी? एक तो सेल्स होंगी, क्योंकि टिश्यू की बात कर रहे हैं, वो सेल्स कुछ फाइबर सिक्रीट कर रही होंगी, और ये सेल्स और फाइबर किस में पड़े होंगे? मैट्रिक्स में,
याद है? एंड मैट्रिक्स किसकी कैसी है उस पर हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे बोन में होती है मैट्रिक्स जिसमें कैल्शियम होता है तो वो हार्ड मैट्रिक्स होती है, फ्लेक्सिबल होती है किसकी, कार्टिलेज की, तो वो सारी चीजें याद है। पर वो मैट्रिक्स कौन बना रहा है? गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स बन रही है। लिखो इसको, सबको इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। क्या? oocytes मतलब एग मान सकते हो आप इसको, ठीक है बच्चों। लिखो इसके फंक्शंस, लिख लिए? ठीक है। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली वीडियो देखी है अभी? उसमें मैंने दो टर्म्स लिखी थी, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और एक होता है ग्लाइकोलिपिड्स। तो मैं यहाँ बस उसके बारे में बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड, अब इसका मतलब क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का? ग्लाइको का मतलब होता है कहीं भी ग्लाइको आ जाए दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन बन रहा है आर ई आर से, गया वो किसमें? गोल्जी बॉडी में, उसको मॉडिफाई कर दिया, उस पर कार्बोहाइड्रेट की चेन बना के उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। समझ में आया? लिपिड्स गया एसईआर से गोल्जी बॉडी में, उसमें कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा दी, ग्लाइकोलिपिड बना दिया, तो मॉडिफाई कर दिया। तो यही तो उसका फर्स्ट फंक्शन लिखा था, सॉर्ट कर दिया, पैक कर दिया और मॉडिफाई कर दिया। समझ में आया बच्चों? पूरा सिस्टम समझ में आया ये? कोई प्रॉब्लम ईआर में और गोल्जी बॉडीज में? नहीं। हेडिंग डालो लाइसोसोम्स, ठीक है। आज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे। क्या होते हैं लाइसोसोम? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स, ठीक है। चलो कुछ कुछ पॉइंट मैं यहाँ लिखती जाती हूँ। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? इसके बहुत सारे नाम है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, और स्कैवेंजर्स, और हाउसकीपर ऑफ द सेल, मतलब मल्टीपल नेम्स आर देयर, ठीक है। तो बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं, लिखते जाओ बच्चों, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। लिख लिया? चलो बच्चों अब हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। किसने की थी इसकी डिस्कवरी? ये तो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। क्रिस्टियन डी ड्यूव, याद है? नहीं पढ़ोगे नहीं तो ऐसी होगा। क्रिस्टियन डी ड्यूव, इन्होंने क्या करा था? लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी, ठीक है। क्रिस्टियन डी ड्यूव, अब इन्होंने डिस्कवरी करने के बाद लाइसोसोम को एक नाम दे दिया था। ही कॉल्ड लाइसोसोम एज पेरी कैनालिक्यूलर बॉडीज, ठीक है। अच्छा है चेंज कर दिया, नहीं तो पेरी कैनालिक्यूलर बॉडीज कितना बड़ा नाम है, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर किया और इन्होंने नाम दे दिया पेरी कैनालिक्यूलर बॉडीज, ठीक है। अब भाई हम तो नहीं बुला रहे इतना बड़ा, हम तो बोल रहे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को लाइसोसोम टर्म किसने दी? सो जो टर्म लाइसोसोम थी दी थी नोविकॉफ ने। किसने दी थी? नोविकॉफ ने। समझ में आया?
नहीं आते, कभी कभी आ सकते हैं। मतलब एनएसएजीएस का सिलेबस बच्चों फिक्स्ड नहीं होता, वहाँ कुछ भी आता है, तो हमें सब कुछ पढ़ना होता है। कुछ भी आता है का मतलब कि कुछ भी आ सकता है, बट हम कोशिश करेंगे कि 100% तो कवर ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी आ जाता है, तो कम से कम 80% तो कवर करें। ठीक है, मैक्सिमम आप इसके बाद जो मैंने पढ़ाया सेल के बाद आप यूं निकाल लोगे इसके क्वेश्चंस ना, बहुत इजी हैं। क्या हुआ? इजी आएगा, कोई बात नहीं। क्यों? आप भी नहीं दे पाएंगे? तुम दे पाओगे दीक्षा? लेकिन ठीक है ना, पढ़ो, कितना अच्छा है। जब मैं कसम से बता रही हूँ, अगर तुम इतना पढ़ने के बाद सिर्फ एनएसएजीएस में चाहे बैठ भी नहीं रहे हो, अगर तुम नीट में जाते हो, क्योंकि बायो तो ऑब्वियसली नीट वालों के लिए, मैं जेई वालों की बात ही नहीं कर रही, अगर तुम नीट में जाते हो और तुम उस टॉपर बच्चे से भी मिलते हो ना 10th क्लास में जिसने टॉप किया हुआ है, तुम अपने आप को उससे कंपेयर करके देखना, जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। इतना वो बच्चा ना नीट में भी नहीं पढ़ता। ठीक है, तो बहुत अच्छी जगह पे हो तुम, बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करो। सच में तुम्हें 6 महीने में बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तुम जैसे 11th क्लास में एंटर करोगे ना, और फिर तुम बैठोगे क्लास में, बच्चों के साथ मिलोगे जुलोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये तो ये पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले से ही आता है ऐसे। और फिर नीट रैंक, पता है आपको, जो एनएसएजेएस की तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो ही रैंकर्स होते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक उनकी, जेई में स्पेशली। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको लाइटली मत लो। समझ में आया? क्योंकि आप लोगों की 8th 9th से ही अगर तैयारी हो जा रही है, 8th 9th 10th से, तो सोचो 11th 12th में आपके पास कितना टाइम है। आपको सिर्फ कंटेंट रिवाइज करना है, और कोई बच्चा है उसे पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, सब कुछ करना है, इम्प्रूव भी करना है ना? तो ये सही है बच्चों, अच्छे से पढ़ो इसको। जिसको भी जेई करना है, ठीक है, बायो नहीं आ रही है कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स करनी है। ठीक है, चलो बच्चों, अब आते हैं इसकी अकरेंस पे। लिख लिया हिस्ट्री? अब हम आएंगे इसकी अकरेंस पे। अकरेंस मतलब कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, कौन सी सेल में ज्यादा होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ओवरऑल बात करी, चलो मेरी बॉडी में कौन सी सेल में ये ज्यादा होगा, जिसका काम क्या है, डाइजेशन। कौन सी सेल्स हैं ऐसी? मैक्रोफेज। अभी तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो मैक्रोफेजेस हैं, इट इज इन्वॉल्व इन दी डाइजेशन, तो वो क्या करेंगी, उसमें लाइसोसोम ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बच्चों, ये कुछ सेल हैं, हिस्टियोसाइट्स भी जो होती है उसका काम भी यही होता है, फेगोसाइटोसिस का। तो जनरली जिन भी सेल का काम है फेगोसाइटोसिस, उसमें क्या ज्यादा होगा, लाइसोसोम। लिखो इसको। देखो इसके अलावा दो और एग्जाम्पल बता रही हूं मैं। देखो जैसे हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास स्केलेटन है, उसका पूरा स्केलेटन किसका बना होता है, बोन का। पर स्टार्टिंग में हर किसी की फॉर्मेशन अलग अलग होती है। एक मैं तुमको बता रही हूँ, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोप्लास्टिक ऑसिफिकेशन। मतलब नाम में थोड़ा सा वो है गड़बड़, बट सुनो मेरी बात, होता क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसा स्केलेटन बनना है, ऐसा पूरा कार्टिलेज का लेआउट बिछ जाता है। समझ में आया? जैसा स्केलेटन बनना है, कार्टिलेज का पूरा लेआउट बिछ जाएगा। फिर कार्टिलेज को खाने वाली सेल्स उस कार्टिलेज को खा लेंगी, और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बोन से। समझ में आया? तो बोन्स जो है वो रिप्लेस होती जाएंगी, और आपका पूरा बोनी स्केलेटन बन जाएगा, जो इनिशियली कैसा था, कार्टिलेज का। तो हाँ, वो कार्टिलेज को खाने वाली जो सेल्स होती है उसको कॉन्ड्रोक्लास्ट बोलते हैं, और वो उसमें लाइसोसोम ज्यादा होता है। ठीक है, कौन सी सेल, कॉन्ड्रो क्लास्ट लिखा है मैंने, ब्लास्ट कर दिया तो अलग चीज हो जाएगी। ब्लास्ट का मतलब जो बना रही है, ठीक है, क्लास्ट। दूसरी चीज ये, बोन में भी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ये सब हम पढ़ेंगे। इधर देखो बच्चों, एक चीज और, जो ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं उनके पहले कुछ और स्ट्रक्चर बनते हैं,
फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस में वो बदलते रहते हैं ना अडल्ट बनने तक, तो पहले के स्ट्रक्चर कहाँ गए, कौन खा गया, लाइसोसोम्स, है ना। तो लाइसोसोम्स उनमें ज्यादा होते हैं, तो मैं यहाँ पे उसको भी मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। जो भी डीजेनरेटिंग टिश्यूज होते हैं उसको आप ऐसे याद कर सकते हो। तो जिनको भी डिग्रेड होना है, डीजेनरेट होना है, ऐसे टिश्यूज में ऐसे टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम, सब कुछ खा जाएगा उधर, ठीक है। ये तो हुई बात बच्चों प्रेजेंट की। एब्सेंट किस में होंगे, एब्सेंट हमेशा एक एक्सेप्शन आ ही रहा है बच्चों, बिल्कुल सही। सो इट इज एब्सेंट इन, ठीक है, आरबीसी। लिखो बच्चों इसको, लिख लिया, लिखो बच्चों इसको, लिखना है ये। लिख लिया, क्या हुआ, जल्दी लिखो। शौर्य, शौर्य है ना, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज है, दैट इज टाइप ऑफ लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शरी लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम। क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम से पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, पर बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा है, हेल्प करेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, खाना हम खाते हैं, पूरा खाते हैं। अब मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं अमीबा की बात कर रही हूँ, मुझे अमीबा अज्यूम कर लो, कोई बात नहीं। मैंने खाना खाया, मेरी बॉडी में क्या बना, फूड वैक्यूल। चलो मुझे अमीबा मत एज्यूम करो, इतना बड़ा अमीबा नहीं होता। इधर आओ, पहले टाइप ऑफ लाइसोसोम के लिए मैं तुम्हारा थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाती हूँ। ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस, दूर पड़ा है इसका भोजन, ठीक है। अब ये अमीबा क्या करेगा, इसको भूख लगी है तो ये अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा और एक फूड वैक्यूल बनाएगा, याद है आप लोगों को। तो चलो हम भी बना देते हैं फूड वैक्यूल, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बस, ठीक है, मेरी बात सुनते जाओ बच्चों, एक बात सुनो बस। अमीबा का खाना पड़ा है, उस अमीबा ने खाना ले लिया और क्या बना दिया, एक फूड वैक्यूल बना दिया। इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फेगोजोम। क्या बोलते हैं, फेगोजोम। क्या बोलते हैं बच्चों, फेगोजोम। फेगोजोम इज द फूड वैक्यूल, जो कैसे बना है, फेगोसाइटोसिस से। इतनी टर्म समझ में आई, ठीक है। इस टर्म को मैं पीछे यूज करूंगी अभी, तो बस ये टर्म समझाने के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। वो अलग है, वो हम वैक्यूल के टाइप्स में पढ़ेंगे, अभी हम लाइसोसोम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वापस आते हैं, चलो। अब मैंने आपको बोला टाइप्स ऑफ वैक्यूल, सॉरी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो पहला होता है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड होता है टर्शियरी लाइसोसोम, और फोर्थ होता है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। टर्शरी लाइसोसोम को हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है, रेजिडुअल बॉडीज। समझ में आया, समझ में आया।
अब ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, ऑटोफैजिक क्या है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस। सुनो मेरी बात, आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम याद है? क्या था उसमें, क्या था कि लाइसोसोम बनना बताया था मैंने। प्रोटीन्स कहाँ से निकले, आरईआर से, किसमें एंटर हुए, फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्जी बॉडी, निकले मेच्योरिंग फेज से, और वो जो एंजाइम्स है वो पैक हो गए किसमें, एक मेम्ब्रेन में। तो जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम बना है उसको मैं क्या बोलूंगी, क्या है वो, प्राइमरी लाइसोसोम। समझ में आया? अभी मैं तुम्हें सिर्फ स्टोरी बता रही हूँ, पूरा डायग्राम से भी समझाऊंगी। समझ में आया? अब इधर देखो बच्चों, वापस आओ, अमीबा कहाँ गया हमारा, अमीबा ये रहा, ठीक है। अब देखो इधर फेगोसोम है, फेगोसोम का मतलब क्या है, खाना है उसके अंदर, ठीक है। इसकी भी यूकैरियोटिक सेल है ना, न्यूक्लियस बनाते हैं प्रॉपर। तो इसकी बॉडी में भी क्या बना हुआ होगा बच्चों, चलो लाइसोसोम यहाँ पे मैं दूसरे कलर का बना दे रही हूँ। यहाँ पे कौन सा होगा ये, प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या है बच्चों, प्राइमरी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बना ही होगा ना, यूकैरियोटिक सेल है तो इसकी बॉडी में प्राइमरी लाइसोसोम बना होगा। और इसने खाना और खा लिया तो और क्या बन गया, फेगोसोम। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, इधर देखना, ये रहा अमीबा, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका खाना, और यहाँ पे फ्यूज हो गया क्या, मेरा लाइसोसोम। समझ में आया? समझ में आया क्या हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फेगोसोम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये तो होना ही था, अमीबा ने खाना खाया है तो उसको डाइजेस्ट करवाना है। अब उसके पास पूरी एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, उसका इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है। तो कहाँ से होगा, डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, कहाँ है लाइसोसोम के पास, तो भाई फ्यूजन तो करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट फेगोसोम, समझ में आ रहा है ना बच्चों, प्लस प्राइमरी लाइसोसोम क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। कोई प्रॉब्लम इतने में, बनाते जाओ साथ साथ, कोई प्रॉब्लम। सेकेंडरी लाइसोसोम पे आ चुके हैं हम, समझ में आया इतना? ठीक है, यहाँ पे एक नोट डाल देती हूँ मैं। बात नहीं, लिखो इसको, लिखते जाओ साथ साथ। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, हेट्रोफेगोसोम या फिर फेगो, समझ में आया? तो सेकेंडरी, सेकेंडरी लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोफेगोसोम और फेगोलाइसोसोम, क्योंकि दोनों मिलके बन रहा है ना ये, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब तुम्हें क्या लगता है अमीबा के अंदर क्या होगा, खाने का डाइजेशन, क्योंकि एंजाइम्स आ गए हैं, खाना यहाँ पे है, खाने का डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, इधर देखो बच्चों, अमीबा तो बहुत बेकार हो गया, रुक जाओ, देखो ये इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे ये फेगो लाइसोसोम जो भी बना है हमारा, और यहाँ पे जो भी खाने का ब्रेक डाउन हुआ है उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो कौन ले लेगी, सेल।
यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट सेल ले लेगी और इस लाइसोसोम के अंदर क्या बच जाएगा? वेस्ट बचेगा या नहीं बचेगा? वेस्ट बच जाएगा ना। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट तो सेल ने ले लिए। डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो हो गया। अब आगे अगर मैं देखूं तो इस बेचारे अमीबा के पास इस लाइसोसोम में क्या पड़े हुए हैं? सारे के सारे गंदा वेस्ट। समझ में आया? अब ये कौन सा लाइसोसोम बन गया? टर्शरी। ठीक है, कौन सा बन गया? टर्शरी लाइसोसोम। तो टर्शरी लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? वेस्ट। अब ये वेस्ट कैसे रिमूव करेगा अमीबा? एक्सोसाइटोसिस से, है ना। ये जो वेस्ट है इसको बाहर की तरफ धकेल देगा, एक्सोसाइटोसिस को शो करेगा। ठीक, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, दीज वेस्ट विल रिमूव्ड बाय एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया पूरा का पूरा प्रोसेस? प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्शरी क्या होते हैं, समझ में आए? देख लो के अंदर वेस्ट या रेजिडुअल जो भी चीजें हैं वो बची रहेंगी। ठीक है, और ये जो है ये बाहर चले जाएंगे वेस्ट थ्रू दी एक्सोसाइटोसिस। डन? समझ में आया बच्चों तीनों का? लास्ट हमारा बचा है ऑटोफेगोसोम्स या ऑटोफेजिक लाइसोसोम। इसका क्या मतलब होता है? देखो, आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। ऑटो का क्या मतलब होता है? खुद, है ना, अपने आप के लिए। फेजिक का मतलब कि अपनी ही चीजें खाने वाला लाइसोसोम। क्या जरूरत है इसकी? सपोज करो सेल में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया मान लो काम नहीं कर रहा, या कोई भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो उसको जब हमें हटाना है तो कौन सा लाइसोसोम काम करेगा? ऑटोफेजिक। तो प्राइमरी लाइसोसोम न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम में एंजाइम्स जो है वो एक्टिव होते हैं और डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। टर्शरी लाइसोसोम्स के अंदर वेस्ट प्रेजेंट होता है। और जो तुम्हारे ऑटोफेजिक लाइसोसोम होते हैं ये अपनी ही सेल्स को खा सकते हैं और अपनी सेल के ऑर्गेनल्स को खा सकते हैं। समझ में आया? क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बीमारी भी है क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है, अगर उसको खा लिया तो ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ये लाइसोसोम जो है अगर वो अनकंट्रोल्ड काम करेंगे तो ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डेवलप नहीं हो रहा है, जब तक यहाँ पे आपका वो नहीं आएगा फेगोसोम तब तक नहीं बनेगा सेकेंडरी लाइसोसोम। समझ में आया? क्यों, बाहर से कोई चीज एंटर नहीं करती है क्या? पैथोजन है वॉट एवर चीज है तो उसको मारने के लिए ना। मैक्रोफेजेस में क्यों है? क्योंकि बाहर से पैथोजन आया फिर लाइसोसोम एक्टिव हो गया। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइसोसोम के एंजाइम कौन से पीएच पे एक्टिव होते हैं? एसिडिक। बच्चों लिखो इसको, मैं लिखवा देती हूँ। एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स are more active at acidic pH। कितना? लगभग 5 से 6। समझ में आया? 5 से 6 पे। ऑटोफेजी के लिए लिखवाऊं? लिखो, सेल कैन डाइजेस्ट their own worn out organelles, such as mitochondria, ER, This process is called as autophagy and performed by autophagic lysosome। ठीक है, ऑटोफेजी एंड परफॉर्म बाय ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ठीक, अब अगर हम बात करें बच्चों की लाइसोसोम में कितने एंजाइम्स होते हैं तो तुम्हें क्या लगता है, क्या अंदाजा है कितने होते होंगे?
2 4 6 8 10 50, ठीक है। तो लगभग अभी हमें पता है कि 50 अप्रॉक्स एंजाइम्स हमें पता हैं, पर वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। तो हम लिस्ट बना रहे हैं बच्चों कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं कौन से होते हैं? प्रोटीएजेस। वो एंजाइम जो डीएनए और आरएनए को तोड़ सकते हैं? न्यूक्लियेसिस। ऐसे 50 हैं, ठीक है, सच में 50 हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी लिपिड्स को तोड़ सकते हैं दैट इज एस्टरेसिस, एस्टर बॉन्ड को तोड़ देंगे, है ना। उसके अलावा सल्फेट बॉन्ड को तोड़ने वाले अच्छा चलो, तुमने इसमें कुछ कॉमन चीज नोटिस की है? सबके पीछे क्या आ रहा है? एजेस, ठीक है। तो जनरली जिसके पीछे एज आता है वो क्या होते हैं? हमारे एंजाइम्स ही होते हैं। प्रोटीन्स को, आपका उसको फैट को। बच्चों ये तो तुम्हें भी पता होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले कौन से एंजाइम है, डाइजेशन पढ़ रखा है तुमने। हाँ, उसी तरीके के। और एक चीज बच्चों, ये तो मैंने तुम्हें एक जनरल चीज दिखा दी है, पर ये जो एंजाइम्स है एक तो ये कैसे पीएच में काम करेंगे? एसिडिक पीएच में। दूसरा एक इस एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि ये सारे एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक। कैसे होते हैं? दीज एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक का मतलब समझते हो? पानी की प्रेजेंस में तोड़ते हैं ये। तो जो भी ये देखो डाइजेशन जो करना है, जो भी लॉन्ग चेन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तो वो किसकी प्रेजेंस में होगा? वाटर की प्रेजेंस में। कैसे एंजाइम्स है ये? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लिख लो इसको। ये ब्रेक करेंगे, ये डाइजेस्ट करेंगे या ब्रेक करेंगे द बॉन्ड्स with the help of वाटर मॉलिक्यूल। तो पानी की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। डन। हमारा इसमें बचा है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लिखो बच्चों हेडिंग, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक्रोसोम बताया था, याद है? क्या था? स्पर्म के हेड पे जो गोल्जी बॉडीज ने बनाया है एक्रोसोम, उस एक्रोसोम के अंदर मैंने क्या बोला था? एंजाइम्स हैं जो क्या करेंगे? ओवम की जो मेम्ब्रेन है उसको डाइजेस्ट करके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो एंजाइम्स कहाँ से आए? कहाँ होते हैं एंजाइम? लाइसोसोम्स में। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग लिखते हैं बच्चों, चलो लिखो। ठीक है, तो जो लाइसोसोम्स किस में प्रेजेंट है? स्पर्म के पास है, वो हेल्प करेंगे ओवम में पेनिट्रेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अभी हमने अमीबा में देखा, उसमें बेचारी में डाइजेशन ही किसकी वजह से हो रहा है? लाइसोसोम की वजह से। तो लिख देती हूँ इन्वॉल्व्ड इन इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी जो डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है उसके लिए कौन इन्वॉल्व है? आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। और बताओ बच्चों, बताओ।
हाँ देखो, ये रिमूव करेगा वॉर्न आउट और रिमूव करेगा वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो जो भी वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स हैं उसको ये रिमूव करने में हेल्प करेगा। और बताओ बच्चों इसका क्या काम है? हाँ वो भी कर सकता है अगर ये बर्स्ट हो गया तो। अदरवाइज अगर माइटोकॉन्ड्रिया है वो पुराना हो गया है, नहीं काम कर रहा, तो उसको हटाओ, उसकी जगह पे नया आएगा। सेल में स्पेस लिमिटेड है ना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर सेल में कोई प्रॉब्लम हुई तो लाइसोसोम बर्स्ट करेगा और सेल को ही डैमेज कर सकता है, ठीक है। और बताओ बच्चों कुछ और रह गया है क्या? अच्छा, जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बन जाता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन मेटामॉर्फोसिस it is involved in the removal of embryonic structures, है ना। क्या हुआ? लिखो इसको, चारों फंक्शंस को। चारों फंक्शन इजी है। स्पर्म के पास इसलिए होगा क्योंकि उसको ओवा को पेनिट्रेट करना है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है, जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली, जो भी वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स है उसको रिमूव कर देगा। और जब मेटामॉर्फोसिस होगी तो अडल्ट अलग होता है किससे? लार्वा से। तो जो लार्वल स्टेजेस में जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उसको हटाने में कौन हेल्प करेगा बच्चों? लाइसोसोम। समझ में आया? ठीक है। अब जो बेचारी बूढ़ी सेल्स हो गई हैं, डेड सेल्स हो गई हैं, उन्हें कौन हटाएगा? ये लिखो, रिमूव एजेड एंड डेड सेल्स। तो जो भी एजेड और डेड सेल्स हैं उनको भी यही हटाएगा। और एक लास्ट पॉइंट बच्चों इसका ये बचा है कि होता क्या है ना कि अगर लाइसोसोम में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो वैसे है नहीं पर मैं तुम्हें वो बता रही थी कि लाइसोसोम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बस डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 21 अगर गया तो फिर ब्लड कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। वो एक फंक्शन नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। बट फंक्शंस में इतना आपको याद रखना है, याद रहेगा, ठीक है। बच्चों हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज बच्चे जीन। जीन तो हर एक पूरे डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। मान लो वहाँ कोई ऐसा जीन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ WBCs, तो उसको अगर खा गया, मतलब फॉर्मेशन, या तो ऐसा भी हो सकता है कुछ ना हमारे पास सप्रेसर जीन्स भी होते हैं जो कैंसर नहीं होने देते, अगर वो वाला पार्ट चला गया तो सप्रेस करने वाला कोई है ही नहीं, फिर तो कैंसर बन जाएगा। तो मतलब जीन्स को बहुत ध्यान से, एक भी जीन अगर डिलीट होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जैसे किसी की बॉडी में से इंसुलिन का जीन ही निकल गया है ना, तो क्या होगा? फिर डायबिटीज हो जाएगी, उसको हम ट्रीट ही नहीं कर सकते, फिर हमें बाहर से ही देना पड़ेगा इंसुलिन, ठीक है बच्चों। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज वैक्यूल। सिर्फ यही रीजन नहीं होता, ये तो वन ऑफ द रीजन है, मल्टीपल रीजन आर देयर, ठीक है। बच्चों लास्ट बचा है, ठीक है। वैक्यूल को किसने डिस्कवर किया था? सो वैक्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय स्प्लैलेंजेनी, ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। क्या? स्पेनिश इटालियन डिश, ठीक है, लेकिन है नहीं। सुनो मेरी बात, वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और वैक्यूल जनरली कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? इट इज अ डेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज, बताओ, वेरी नाइस, क्या बोलते हैं उसको? टोनोप्लास्ट। तो इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट।
अब ये जो वैक्यूल है ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अलग अलग है। जैसे गोल्जी बॉडीज में मैंने बताया था कि गोल्जी बॉडीज जो होती हैं एनिमल्स में नियर न्यूक्लियस अबव सेंट्रियोल होती हैं और प्लांट्स में स्कैटर्ड होती है इन दी साइटोप्लाज्म। वैक्यूल जो है ये क्या करता है बच्चों? हाँ, एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो ये वैक्यूल कैसे होते हैं बच्चों? स्मॉल एंड न्यूमरस, बहुत सारे होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे, ठीक है। वैक्यूल अगर प्लांट सेल का हम कंसीडर कर रहे हैं तो सिंगल होगा, सेंटर में होगा और बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा? कि वो लगभग सेल का 50 से 90% वॉल्यूम ले गया होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो जो भी सेल का वॉल्यूम है उसका 50 से 90% ये ले गया होगा, है ना। ठीक बच्चों, अब छोटू सा टॉपिक है, बहुत छोटा, मुश्किल से 5 मिनट का, दैट इज टाइप ऑफ वैक्यूल्स। और ये आप लोग पढ़ चुके हैं। देखो मैं नाम लिखूंगी तुम्हें पता लग जाएगा। याद आ रहा है बच्चों? ये सब हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? फूड वैक्यूल, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और गैस वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल किस में होता है? अभी हमने किसका स्ट्रक्चर पढ़ा था? अमीबा का। तो फूड वैक्यूल किस में हेल्प कर रहा है? इट इज हेल्पिंग इन डाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इट हेल्प्स इन डाइजेशन, एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है। सैप वैक्यूल किस में होता है? प्लांट्स में। क्या स्टोर करता है? वाटर, मिनरल, सॉल्ट, वेस्ट, सब कुछ। तो ये किस में इन्वॉल्व है बच्चों? इट इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ किसकी? वाटर की, मिनरल्स की, वेस्ट की, सॉल्ट्स की, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो जनरली किस में होता है? प्लांट्स में। तो मैं लिख देती हूँ प्लांट्स में प्रेजेंट है। नहीं, ठीक है, उनको जरूरत ही नहीं है वेस्ट को स्टोर करने की, उनके पास तो पूरा मस्त एक्सक्रीटरी सिस्टम है, पढ़ा होगा तुमने, है ना। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में होता है बच्चों? जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में होते हैं, बेचारों में बार बार पानी भरता रहता है, तो अब क्या करेगा? एक वैक्यूल उस पूरे एक्स्ट्रा पानी को इकट्ठा करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस से बाहर कर देगा, ठीक है। तो काम बहुत मुश्किल है। वो एक समुद्र में से बस पानी निकल रहा है और फिर ऐसे एक बाल्टी में से एक पानी निकाल के आप इधर डाल रहे हैं, वो वापस समुद्र में जा रहा है, फिर से आप एक बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, तो वही सेम काम है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा, फ्रेश वाटर भी रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म उनमें होता है, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वैक्यूल में आया, वो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ बाहर कर दिया पानी को, ठीक है। हाँ, तो अमीबा में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और किसमें हेल्प कर रहा है? ये वाटर के मेंटेनेंस को बनाने में ना, वाटर और सॉल्ट के, उसको हम बोलते हैं इट इज इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन। एग्जाम्पल, ठीक है। गैस वैक्यूल याद आ रहा है हमने किस में पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया थे, उन सब में मैंने क्या बताया था कि गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है और वो क्या प्रोवाइड करता है? बोयांसी। तो वो क्या प्रोवाइड करता है? बोयांसी। तो जो भी आपकी सेल है वो ऊपर आ जाएगी पानी के, वो फ्लोट करेगी, ठीक है। अगर उसको नहीं जाना है डीप, फ्लोट करना है, भाई सनलाइट आ रही है,
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी? एक बार सारी स्लाइड्स को मैं चला रही हूँ क्योंकि 10 मिनट में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो बीच में रह जाएगा। इसी को एक बार सारी स्लाइड्स देख लेते हैं, जो भी हमारी 20 स्लाइड्स है। कुछ भी पूछना हो तो पूछना मेरे से, ठीक है? हाँ, ये मिल जाएगी ग्रुप पे, मैं डाल दूंगी इसको। साथ के साथ बनाते हैं तो बेटर रहता है। अब तो अभिनव भी पढ़ने लग गया है। चलो बच्चों, अब देख लो इधर जो भी हमने पढ़ा है आज, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल है, क्रिस्टोकोलॉइड नेचर का है। ठीक है, बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं? एक्टोप्लाज्म। अंदर वाले को बोलते हैं एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो हमारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। रोटेशनल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लार्ज वैक्यूल के आसपास तो रोटेशनल, छोटे छोटे वैक्यूल्स के आसपास तो सर्कुलर। समझ में आया? फिर हमने बात करी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। इस सिस्टम में हम उन सारे मेम्ब्रेन सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। 4 हमारे ऑर्गेनल्स हैं, दैट इज ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। ठीक, डन। चलो, फिर ये तुम्हें मैंने पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझाया था कि कोई भी चीज यहाँ से बन रही है वो गोल्जी बॉडी में जाएगी और पैक होके बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऐसे काम करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिस्ट्री है बच्चों, ऑब्जर्व करने वाले गार्नियर थे। क्या? वैक्यूल। ईआर में वेसिकल्स, ये देखो, ये जो होते हैं ये वाले होते हैं सिस्टोन्स, आगे मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं आपके ट्यूब्यूल्स, इन दोनों के बीच में यहाँ प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स। ठीक है, अब ईआर की ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री देख लेना बच्चों। हिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं है याद करने वाला, ये मैंने आपको अकरेंस बता दी है। ठीक है, कुछ पूछना है? मैं सारी स्लाइड्स एक बार चला दे रही हूँ। अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एससीआर, क्या होता है आरईआर, क्या होते हैं सिस्टर्ने, राइबोफ्लोरिन किस में होगा किस में नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम आप बच्चों को? इफ राइबोसोम इज प्रेजेंट तो यही काम करेगी, इफ राइबोसोम इज एब्सेंट तो ये वाला काम करेगी। ट्रांजिशन है ये, है ना? चलें आगे। इसमें कोई प्रॉब्लम कि क्यों आपके सिस्टोन्स के पास जो है वो ज्यादा राइबोसोम होता है और ट्यूब्यूल्स के पास नहीं होता? क्योंकि राइबोसोम की एक्चुअल फॉर्मेशन की प्लेस कौन सी है? आपका यहीं बन रहा है अंदर ही। ठीक है, तो यहां से निकल के राइबोसोम सिस्टोन्स पे चिपक जाएंगे, ट्यूब्यूल्स पे नहीं जाते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं? पक्का? देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, कल चैप्टर भी खत्म हो जाएगा ये फिर। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? हमारी बॉडी में जो स्टार्च, वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो एससीआर होता है लिवर सेल में, वो उस ग्लाइकोजन को तोड़ देता है तो ग्लूकोज बनाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है कैल्शियम को लिवर सेल्स में। हाँ, जैसे ये खत्म होगा आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो बच्चों, इस बारे में तो मुझे नहीं पता। ठीक है, हम डिस्कस ही नहीं हुआ अभी क्योंकि सबके चैप्टर आगे पीछे चल रहे हैं ना, तो एक बार सबके पैरेलल आ जाएंगे फिर हम लोग टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, इधर देखो, अकरेंस पूछना है कुछ? नाव्या, क्लियर है? स्ट्रक्चर क्लियर है बच्चों? कॉन्वेक्स फेज कौन सा होता है, कॉनकेव क्या होता है, क्या ट्रांसफेज है, क्या सिस फेज है, सब पता है? पक्का नहीं पूछना ना कुछ, क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक था। ठीक, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम समझ में आए? प्राइमरी लाइसोसोम जो नया नया बना है उसमें एंजाइम इनएक्टिव है। सेकेंडरी लाइसोसोम में फेगोसोम जो है वो कंबाइन हो गया, वहां डाइजेशन हो गई। इधर टर्शरी लाइसोसोम में क्या है? जो भी वेस्ट है वो बचा हुआ है। और ऑटोफेजिक लाइसोसोम में क्या है? जो कि अपनी ही सेल्स की कंटेंट को खा रहा है। ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि कैसे होते हैं? हाइड्रोलिटिक यानी वाटर की प्रेजेंस में तोड़ेंगे, एसिडिक पीएच पे तोड़ेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आपके नोट्स में लिखे हैं, उसको वहां से याद कर लेना अगर हो सके। ये आपके लाइसोसोम के फंक्शंस और ये है आपका वैक्यूल। किसी को कोई प्रॉब्लम आज के लेक्चर में? कल के लेक्चर की वर्कशीट कर ली थी आप लोगों ने?
जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, उसको कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? और वीडियो आएगी तो उसको देख लेना।